हेलो एंड वेलकम टू द क्लास मंक। अब हम यूनिट 2 का रैपिड रिवीजन करेंगे। वाई रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड इट्स टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च बेसिकली बना है री प्लस सर्च से। तो इसका मतलब हो गया री सर्च, मतलब टू सर्च समथिंग अगेन। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में दोबारा से रिसर्च करना। तो ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एम्ड एट डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमिनास। तो आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो, वो सिस्टमैटिकली करोगे। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, इंक्वायरी करने का। आप उसमें क्या करोगे? एक नई नॉलेज को डिस्कवर करोगे, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अंडरस्टैंड करोगे, अलग अलग फिनोमिना से होलिस्टिकली उसकी समझने की कोशिश करोगे किसी भी बारे में। मान लो कि मैं समाज में, सोसाइटी में मैरिज पर पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैरिज पे मैं उस पर रिसर्च करूंगा कि कितने टाइप की मैरिज होती है, क्या होती है, कुछ नया एक एंगल निकल के आऊँगा कि वो चीज़ वहाँ पे एक इशू आ रहा है मैरिज में, तो वो चीज़ आखिर क्यों है, तो मैं उसकी एक फील्ड स्टडी करूंगा। क्लियर हुआ? तो हो गया रिसर्च। अब कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो पीएम कुक ने बोला, ठीक है, इन्होंने बोला कि रिसर्च एज एन हॉनेस्ट, एग्जॉस्टिव एंड इंटेलिजेंट सर्च फॉर फैक्ट एंड देयर मीनिंग रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंटेलेक्ट सर्चेबल फैक्ट चाहिए होता है। ये काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है और उसमें ऑनेस्टी होती है। ठीक है, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। बट क्रेसवेल क्या कहते हैं? क्रेसवेल का व्यू था कि ये प्रोसेस ऑफ स्टेप है यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। समझ अपनी बढ़ाने के लिए एक एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आप डाटे को कलेक्ट करते हो और उसे एनालाइज करते हो। ये किसने बोला? क्रेसवेल ने। क्लिफोर्ड बोलते हैं, इन्होंने बोला कि ये जो डिस्क्राइब करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें कुछ इवेल्युएटिंग डाटा को निकालते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी रिसर्च को टेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला भाई? पहले तो एक कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो गई? मानो कि एलजीबीक्यूटी हो गए। ठीक है, अब इनके साथ इनको राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या करा? इसकी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस, आपको पता होगी हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च मॉडल का ही पार्ट है कि आप उसकी पहले हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर उसको इवेल्युएट करोगे, फिर उस पर कुछ डाटा कलेक्ट करोगे कि भाई ये इनको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये क्या कारण है। वो डाटा ढूंढ लिया, फिर उसको आप क्या करोगे? समझोगे। ठीक है, फिर उस पर आप अपनी कंक्लूजन तय करोगे। तो ये समझ में आए, इन्होंने ये बोला इस चीज़ पे। फिर रिसर्च का कुछ एक्रोनियम दिया है। ठीक है, वो क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो एक बार। आर का मतलब होता है रेशनल थिंकिंग, ई का एक्सपर्ट एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस का सर्च सॉल्यूशन, ई का एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एच हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये सारी चीज़ें इसका एक्रोनियम है। तो बेसिकली ये चीज़ दर्शा रही है, ये यहाँ ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि रिसर्च बेसिकली मतलब नेचुरल होती है और इसमें क्या होता है, इसमें रेशनल थिंकिंग होती है, कोई बायसनेस नहीं होती। ठीक है, कि किसी के मन के आधार पे ये देना है तो उसने वही समझा दिया, नहीं, आप प्रैक्टिकली इसमें डाटा एम्पिरिकल अप्रोच अपनाते हो। फिर मोटिवेशन ऑफ रिसर्च। अब ये मोटिवेशन कैसे मिलता है? किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए। तो इंडिविजुअल कंडक्ट रिसर्च टू ऑब्टेन, किसी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए। फेस द चैलेंजेस ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी को भाई अनसॉल्व प्रॉब्लम को फेस करने में बड़ा मजा आता है। एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, सर्व सोसाइटी एंड सिंथेसिस एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्लियर हुआ? फिर ऑब्जेक्टिव एंड एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्टिव एंड एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोडिक्शन एंड एप्लीकेशन। ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गए कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करके देखना है। ठीक है, उसका डिस्क्राइब करना है कि भाई उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसकी क्या है, उसके फैक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा? उसको समझाना है कि भाई ये चीज़ क्यों है, वाई इट इज़, हाउ इट इज़ एंड व्हाट इट इज़। तो ये चीज़ समझा रहे, एक्सप्लेनेशन कर दी। प्रेडिक्शंस, आप फोरकास्टिंग बताओगे। ठीक है, उसके नए नए ट्रेंड्स या आउटकम्स के माध्यम से। ठीक है, डाटा के आधार पर। फिर उसका यूजिंग नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? की एट्रीब्यूट जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी रिसर्च में क्या सबसे ज़रूरी है? ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी है। मतलब आप इंपेरिकल डाटा अपनाओगे, इंपेरिकली उस चीज़ को देखोगे प्रैक्टिकली। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, एक होमोजेनिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट अक्रॉस द डिफरेंस मैटर ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। मतलब जो चीज़ आप रिजल्ट आउटकम दे रहे हो वो हर टाइम में एक होमोजीनियस ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बार बार ना वो रिजल्ट डिफरेंट नहीं आने चाहिए। क्लियर है? तो उसे होमोजेनिटी कहेंगे। वैलिडिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, मतलब जो भी डाटा आपने यूज़ करा है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर यूज़ करा है आपने वो भी क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ओवर टाइम, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब आप रिसर्च कर रहे हो तो सीधी सी बात है यार, आपको क्या करना चाहिए? वो रिजल्ट सही होनी चाहिए, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कहीं से भी मार दिया। ठीक है, एथिकली राइट होनी चाहिए। फिर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्ट कंटेंट क्राइटेरियन कंसेप्ट। इंटरनल कॉजिंग लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स, ये होना चाहिए। वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए? इंटरनल लॉजिक्स के आधार पर होनी चाहिए, वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। फिर एक्सटर्नल जनरेबिलिटी टू अदर सेटिंग, मतलब ये चीज़ जो भी होनी चाहिए वो जनरल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को कवर करते हुए चले।
फिर फैक्ट कंटेंट, मेजरिंग द इंटेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑल इट्स एक्सपेक्ट। फिर क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, प्रेडिक्शन आउटकम्स एंड अलाइनिंग द थ्योरेटिकल डायरेक्शंस। ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिकली क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रक्शन यही हो गया आपका कि जो चीज़ की डिमांड है वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के दायरे में ही रहनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई भाई सब आपकी, कितनी 10 होंगी लगभग, ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटाइजेशन होनी चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, मतलब एम्पेरिकल मतलब आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड एविडेंसेस होने चाहिए। एक्यूरेसी, प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ टूल्स एंड मेथड्स का होना चाहिए। विश्वसनीय होनी चाहिए, जनरलाइजेशन, अप्लाइंग सैंपल फाइंडिंग टू लार्जर पॉपुलेशन, मतलब एक छोटा सा भी सैंपल निकाल लो तो सारी पॉपुलेशन के लिए हो जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। लॉजिकल होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्टी का कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उस चीज़ में, झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉड चीज़ करके नहीं करना चाहिए कि आपने कॉपी पेस्ट करा और चीज़ को आउटकम दिखा दिया। क्यूमुलेटिव होना चाहिए, मतलब किसी पास्ट फाइंडिंग पे, ठीक है, पास्ट स्टडी पे उसकी थ्योरीज डेवलप होनी चाहिए। इटीरेटिव होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रिफाइन ऑफ आइडियाज़ एंड मेथड्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं उस पर रिफाइन, उस पर आइडियाज़ को रिफाइन कराया जा सके और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उसके यूज़ करे जा सके। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब कोई समाज में कोई भी प्रॉब्लम हो और उस पर वो चीज़ हुई होनी चाहिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सके, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए आगे, ठीक है। रेप्लीकेबल, अदर कैन रिपीट द स्टडी टू वेरीफाई रिजल्ट, तो ये रेप्लीकेबल भी होना चाहिए ताकि उसको उस चीज़ से हम किसी और चीज़ का रिजल्ट जो है वेरीफाई भी कर सकें। क्लियर। रिसर्च पैराडिज्म है फिलॉसफी, पैराडिज्म क्या होता है, ये कॉम्प्रेसिव बिलीफ सिस्टम है, फ्रेमवर्क है दैट गाइड रिसर्च। तो ये हो गया पैराडिज्म। पैराडिज्म हो गया कि ये एक हमारा बिलीफ सिस्टम है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिलीफ सिस्टम है जिस, या फ्रेमवर्क कह लो, जो हमारी रिसर्च को क्या करता है, गाइड करता है। क्लियर, इसको ऐसे रखो, ऐसे याद रख लो पैराडिज्म को कि गाइड करता है हमारी रिसर्च को। क्लियर। रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिव प्रैग्मेटिक। रियलिज्म क्या हो गया, रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, फैक्ट्स पे जो है फोकस होना चाहिए, ठीक है। रियलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, ये नहीं कि मेरा जो परसेप्शन है, जो मेरी थिंकिंग है, वो चीज़ आपकी इस चीज़ में रिसर्च में दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव, रियलिटी सब्जेक्टिव शेयर्ड बाय पर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसमें जो सब्जेक्टिविटी कम होनी चाहिए, मतलब बेसिकली इंपेरिकल डाटा पे डिपेंडेंट होना चाहिए। फिर होता है प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म का होता है ब्लेंड बोथ, फोकसिंग ऑन व्हाट वर्क बेस्ट एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन्होंने ये बोला कि जो रियलिज्म है, रियलिटी है और सब्जेक्टिव है, ठीक है, उन दोनों का ब्लेंड होना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए अल्टीमेटली आपकी, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ एम्पेरिकल भी देखो आप, सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत हो सकते हो चीज़ों को लेकर, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है। फिलोसफिकल फ्रेमवर्क कुछ होते हैं हमारे, वो कौन से हैं, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या करता है, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी, इसकी स्टडी करते हैं। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है, एपिस्टोमोलॉजी में हो गया कि आप क्या करते हो, नॉलेज को एक्वायर करोगे, किसको एक्वायर करोगे, नॉलेज को, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है, रेशनलिज्म एंड एम्पियरिसिज्म, रेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। रेशनलिज्म क्या होता है, जो लॉजिकल रेशनल आपकी थॉट्स प्रोसेस को देखता है। एम्पियरिसिज्म में हो गया कि जो आपका बेसिकली एक्सपीरियंसेस से देखते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों से देखते हो, सेंसरी चीज़ों से देखते हो। एक्जियोलॉजी क्या हो गया, ये एक्जियोलॉजी में बेसिकली होता है कि जो आप स्टडी करते हो किसकी, वैल्यूज़ की, ठीक है। और रिसर्चर्स एथिकल रोल, उस चीज़ की स्टडी करते हो, मतलब जो रिसर्च ने अपनी वैल्यूज़ को तो उसमें इनकलकेट नहीं करा किसी रिसर्च में, प्रैक्टिकली देखा है कि नहीं देखा, तो ये चीज़ आप देख स्टडी करते हो किसमें, ऑक्सियोलॉजी में। अब पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट देखो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था, ठीक है। अब इनका मतलब था कि यहाँ पे अनचेंजेबल नेचुरल लॉज होते हैं, उसका यूज़ करके ही आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर सकते हो किसी रिसर्च में। और ये इसका ध्यान जो होता है वो हमेशा फोकस करता है किस पे, ऑब्जेक्टिविटी पे। डाटा ओरिएंटेड, मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान होना चाहिए। पॉजिटिविज्म बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये हो गया आपका साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें आप नेचुरल लॉज में बिलीव रखते हो, साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है। बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म था वो ये चीज़ मना करते थे, पोस्ट पॉजिटिव में बोला कि भाई एकदम से सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ठीक है, वो अनअटेंडेबल है, मतलब सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकती है सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव के साथ साथ, सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ आपका क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वान्टिटेटिव भी होना चाहिए, दोनों का यूज़ होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो उसे कहा ट्रायंगुलेशन एंड इंक्लूड द इंटरप्रेटिव पैराडिज्म एंड वर्सिटी अंडरस्टैंडिंग अदर्स बाय पुटिंग वन सेल्फ इनटू देयर ओन शूज, मतलब एम्पैथी वाला हिसाब भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि मानो किसी ने आपको किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने एक्शन करा कि उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी गाड़ी चलाते टाइम, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, आप उसको देखोगे कि भाई लाइट तो क्या है, उसने क्रॉस कर दी,
हो सकता है उसने देखी नहीं हो, एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में उसे कहीं पहुंचना हो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि उसने रूल ब्रेक करा है। तो इंटरप्रिटेट करोगे आप और उसकी जगह पे आप अपने आप को रख के देखोगे कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। क्लियर है? तो उसे कहेंगे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म। सिर्फ उन्होंने बोला, ये किसमें बोला, पोस्ट पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिव सिर्फ उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको थोड़ा सब्जेक्टिव भी होना समझना पड़ेगा कि आखिर उस इंडिविजुअल ने वो लाइट क्रॉस करी तो क्यों करी। क्लियर हुआ? फिर बात करते हैं टूल प्लेटफॉर्म ऑफ रिसर्च। टूल क्या क्या है? तो देखो टूल्स क्या क्या यूज़ होंगे रिसर्च पेपर में। आपको तो सबसे सॉरी रिसर्च करने में आपको तो सबसे पहले रिसर्च पेपर ही चाहिए, जिसपे आप वो चीज़ लिखोगे, एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, जिसमें आप एनालिसिस और ओरिजिनल फाइंडिंग्स अपनी लिखोगे। वर्कशॉप्स आपको मिलनी चाहिए, सेमिनार्स आपके होने चाहिए, ताकि आप क्या करो, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन इंट्रैक्शंस को फ्रॉम स्मॉल ग्रुप इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेट कर सको। कॉन्फ्रेंसेज में आप जाओगे तो फॉर्मल मीटिंग्स होंगी आपकी, ठीक है, जहाँ से आप की नोट स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, ले सकते हो। सिंपोजियम होना चाहिए, स्मॉल स्केल स्पेशलाइज आपकी फॉर्मल गैदरिंग होनी चाहिए एक्सपर्ट से, ताकि आप चीज़ें नहीं जान सको। वेबिनार होना चाहिए, कॉलेगियम में होना चाहिए, इनफॉर्मल एकेडमिक इवेंट्स होने चाहिए, आपके डिस्कस ऑन वर्क इन प्रोग्रेस की कितना आपका काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं आपकी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर रिसर्च। फिर डिटेल मेथड एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप ऑफ रिसर्च की रिसर्च देखते हैं हम। तो आप देखो कि पर्पस बेस्ड रिसर्च, ठीक है, पहला कौन सा हुआ हमारा, पर्पस बेस्ड रिसर्च। फिर होता है डाटा एंड लॉजिक बेस्ड, फिर इंक्वायरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड, फिर एप्लीकेशन एंड नेचुरल बेस्ड, फिर आता है आपका अदर स्पेसिफिक टाइप्स। तो हम एक एक करके सारी देख लेते हैं। तो पहली है हमारी पर्पस बेस्ड, कि हमारा केस पर क्या पर्पस है, उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, आउटलाइनिंग सिचुएशन इज अ नेचुरली अकर। फिर हॉलिस्टिक सॉरी हिस्टोरिकल, तो हमें हिस्टोरिकल के बारे में, पास्ट इवेंट के बारे में जानना है तो हम उसकी रिसर्च करेंगे। कैजुअल एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वेस्टिगेशन, कॉज एंड इफेक्ट आफ्टर द इवेंट अकर विदाउट मैनिपुलेशन, तो उसकी रिसर्च करते हो, मतलब कि कोई चीज़ गुजर चुकी है कॉज एंड इफेक्ट से, ठीक है, अब आप उसको क्या करते हो, रिसर्च करते हो उस पर, ठीक है, लेकिन विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी डाटा या फिर कोई भी चीज़, ठीक है। फिर एक्सप्लोरेटरी हो गई, एक्सप्लोरेटरी में क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे आप टॉपिक को, ठीक है। फिर एनालिटिकल हो गया, ये भी आपकी पर्पस बेस्ड होती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, क्रॉस सेक्शनल हो गया। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आप जो डाटा है वो कलेक्ट करोगे अलग अलग ग्रुप से, ठीक है, एंड स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो एक टाइम पे किसी आप ग्रुप से क्या करोगे, जो है डाटा को कलेक्ट करोगे, उसकी फिर रिसर्च करोगे। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो गया, डिस्क्रिप्टिव में समझ में आया आपको। फिर एक्सपेरिमेंटल हो गया, कोरिलेशन हो गया। एक्सपेरिमेंटल में होता है डेरिपुलेटिव, मतलब जानबूझ के आप किसी चीज़ को, चीज़ों को, वेरिएबल को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप एनवायरमेंट को, मतलब जो भी चीज़ें हाइपोथेसिस है या जो भी इसका आउटकम है, आप उसको क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। कोरिलेशन, एक्सप्लोरिंग एसोसिएशंस, पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस, तो इस टाइप की आप रिसर्च करते हो पर्पस बेस्ड। फिर होता है डाटा एंड लॉजिक पे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स, इन दोनों का, बहुत न्यूमेरिकल एंड नरेटिव, तो इस पर रिसर्च करते हो आप। इंक्वायरी एंड कॉन्सेप्ट बेस पे करते हो, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कौन से हो गए, जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट होगा, ठीक है, क्लोज सिस्टम होगा, चेकलिस्ट होंगी, कंसिस्टेंसी में वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड में होगा ओपन एंडेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, कैसे भी रिसर्च कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल बेस पे कर सकते हो, एम्पेरिकल मतलब तथ्यों के आधार पर कर सकते हो, ऑब्जर्वेबल। फिलोसफिकल के आधार पे आप रिसर्च कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। एप्लीकेशन एंड नेचर बेस्ड भी कर सकते हो, फंडामेंटल, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च बेसिकली कॉइंड बाय कार्ल लुविन है। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग टू सॉल्व इमीडिएट सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। तो ये एक्शन रिसर्च इस बेसिस पे करते हैं। फिर होती है आपकी इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी होती है जिसमें आप ब्लेंड मेथड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड टू सॉल्व सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आप अलग अलग मेथड्स को क्या करते हो, आप ब्लेंड करते हो और कोशिश करते हो कि आप डिफरेंट फील्ड से और सॉल्व कर सको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। मल्टी डिसिप्लिन में हो गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडिंग कॉमन प्रॉब्लम इन पैरेलल विदाउट इंटीग्रेशन। आप हर चीज़ को अलग अलग पढ़ते हो, ठीक है, उस पर रिसर्च करते हो उसके बाद। और उससे क्या होता है, आप बट उसमें एक खास बात होती है कि आप उसको सारी चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करते, तो उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। एक कॉमन प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से आप पढ़ते हो, उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। फिर अदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स होते हैं, एथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी मेथड्स हो गए कि आप उसमें जो भी यहाँ पे भी आप रिसर्च कर रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हो उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइब की स्टडी कर रहे हो, तो आप उस ट्राइब्स में के पार्ट बन जाओगे और उसको वहाँ से उसमें पार्टिसिपेट करके उस चीज़ का रिसर्च करोगे। एथनोग्राफिक में क्या हो गया कि आप जो कल्चर है किसी समाज का, सोसाइटी का या ट्राइब का, आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 हमारा जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है। अब इस रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या है, देखो रिसर्च आप समझ गए हो क्या होता है। रिसर्च बेसिकली है कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, साइंटिफिक स्टडी किसी चीज़ के बारे में, जिसमें आप इंक्वायर करते हो ताकि क्या हो, आप एक न्यू नॉलेज को, ठीक है, या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो,
उसको आप वैलिडेट करते हो, यही होती है आपकी रिसर्च। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो रिसर्च करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना, कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, मेथोडोलॉजी से पहले हम प्रोसेस देखेंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसकी मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है, देखो रिसर्च प्रोसेस में आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ इजीली वे में, इतने में कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप देखोगे तो देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया, आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे किसको, रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस चीज़ का रिव्यू करोगे, किस चीज़ का, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिव्यू करोगे थ्रू डिफरेंट सोर्सेज से। फिर आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मुलेट करोगे किस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव के उसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव, आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो, फिर उस आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। ठीक है, उसमें फिर आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसी प्रॉब्लम पे आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, क्या चीज़ कलेक्ट करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे। फिर उसी डाटा को आप एनालाइज करोगे। ठीक है, फिर फाइंडिंग्स कुछ आपको निकलेंगी जब डाटा को एनालाइज करोगे तो वही, और उस फाइंडिंग पे आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने जो रिसर्च करी है उसका फाइनल आउटकम आ जाता है। ये क्लियर हुआ आपको। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इन डेप्थ में देखेंगे, आपको समझ में चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अब पहली चीज़ होती है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे, यानी टॉपिक को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके साथ आप क्या करोगे, साथ ही साथ आप करोगे उसको, प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, आखिर वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जैसे कि मानो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको मैरिज का। ठीक है, तो वो मैरिज के बारे में आपको एनालिसिस करना है, तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जाके मैरिज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप उस मैरिज में कोई इशू हो रहा है कि मान लो कि डाइवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो डाइवोर्सेस क्या हो, किस लिए हो रहे हैं, तो आप उसका एक प्रॉब्लम है उसको आप डिफाइन करोगे, उसका की कंसिडरेशन करोगे। कंसिडरेशन कैसे, कि एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम को आप, कि उस चीज़ में जो भी वो टॉपिक है, जो भी वो प्रॉब्लम है, उसमें चीज़ें मेजरेबल है कि नहीं, उस पर डाटा अवेलेबल है कि नहीं, उसके साथ क्या एथिकल इशूज़ हैं, क्या एथिकल इशूज़ नहीं है, वो कितनी रिलेवेंट है, तो ये चीज़ें आप कंसीडर करके चलोगे। क्लियर है, फिर स्पेसिफिक स्टेजेस, दिस प्रोसेस मूव फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया टू ब्रेकिंग इनटू द सब एरियाज। तो मतलब वो मैरिजेस हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट उसको सब पार्ट्स में ब्रेक करोगे, सब एरिया वाइज, या फिर जैसा भी आपकी टॉपिक की डिमांड होगी। क्लियर हुआ, तो आपने क्या करा, सबसे पहले फॉर्मुलेट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कर लिया। फिर आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर आप रिव्यू करोगे, किस चीज़ का रिव्यू करोगे, उस प्रॉब्लम का रिव्यू करोगे। ठीक है, आप उसका ऑब्जेक्टिव समझोगे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में समझोगे, क्लैरिफाई करोगे, उस चीज़ को फोकस करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, फिर आप उसकी रिसर्च डिज़ाइन में फोकस करोगे। क्लियर है, फिर आप करते हो क्या, फिर आप करते हो रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन रिसर्च वेरिएबल्स। ठीक है, रिसर्च वेरिएबल्स क्या हो गए आपके, ऐसे समझो कि इसको, ये एक फैक्टर्स है, पहले वेरिएबल समझो, रिसर्च वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं या ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जो चेंज होती हैं। वो चेंज कैसे होंगी, या तो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगी, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती हैं, या टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती हैं। अब इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, किस चीज़ में, रिसर्च करने में। ठीक है, तो वही क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हो गए, वेरिएबल कोई भी फैक्टर हो गया, या कोई ट्रेड्स हो गई, या कोई ऐसी कंडीशंस हो गई जो चेंज होती हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, या तो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, या प्लेस टू प्लेस चेंज होंगी, जिसको आप मेजर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपनी रिसर्च के अंदर। क्या इतना क्लियर हुआ, मेरे समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, उसमें रिकॉग्नाइज करोगे, डिफाइन करोगे, भाई मेरे को किस वेरिएबल की किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो वेरिएबल्स आर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना, समझ में आया। फिर अब देखो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक लीडरशिप मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मेजरेबल कंपोनेंट वेरिएबल फॉर सिस्टमैटिक स्टडी। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जैसे कि लीडरशिप है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एक मेजरेबल कंपोनेंट में, वेरिएबल में, फॉर सिस्टमैटिक स्टडी। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मेन टाइप के वेरिएबल्स। ठीक है, अब कैसे कैसे वेरिएबल, पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो रिसर्चर्स को चेंज या कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे कि मानो कि कोई रिसर्चर है। ठीक है, वो रिसर्चर क्या कर रहा है, वो कुछ चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उससे देख रहा है कि आउटकम क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल के मैं आपको समझाऊं, तो कि मानो कि जैसे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप उनका लर्निंग का क्या देखोगे, आउटकम देखोगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जो टीचिंग मेथड में अगर मैं लर्निंग आउटकम देखूं उनका, तो मैं रिसर्चर होकर क्या क्या चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी टीचिंग मेथड्स को कंट्रोल कर सकता हूं ना। तो ये टीचिंग मेथड क्या हो गया, तो टीचिंग मेथड मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया तो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
मैं एक बार फिर समझा देता हूँ इसको कि देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स हो गए जो जो क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, या तो चेंज कर सकता है या उसे कंट्रोल कर सकता है, किस लिए, टू सी द इफेक्ट। ठीक है, किसी चीज को इफेक्ट जानकर, अब रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पे कर लो, ठीक है, उसमें आप अपने क्या कर सकते हो, जो वेरिएबल्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ताकि उसके आप इफेक्ट को पता कर सको। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझते हैं हम क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गए आपके, वो वेरिएबल्स जो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, या उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, टू सी द रिजल्ट ऑफ द चेंज। जो भी आपने चेंज करा है आप उसके रिजल्ट को मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो उसको आप ऐसे समझो कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर सकते हो, जितने भी जैसे वो मार्क्स वगैरह लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया उनका डिपेंडेंट वेरिएबल। वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, टीचिंग मेथड पे डिपेंडेंट है ना, आप जैसा पढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होगा, नंबर्स वगैरह आएंगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम इंटरवीनिंग मीडिएटिंग की। ये क्या होता है भाई साहब? तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें क्या, जो वो एक्सप्लेन करते हैं कि या तो हाउ या वाई जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है किसको, डीवी को। डीवी क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको ऐसे समझो कि वो वेरिएबल जो एक्सप्लेन करता है हाउ और वाई द आईवी अफेक्ट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाऊं तो ऐसे समझो कि गुड टीचिंग से क्या होता है, आपका अच्छी टीचिंग होगी तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपके मार्क्स में भी तो इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आप चीज़ें समझ गए हो। तो वो क्या हो गया, इंटरवीनिंग मीडिएटिंग वेरिएबल। फिर बात करते हैं हम एक्स्ट्रावेजेंस की, किसकी, एक्स्ट्रानियस की, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स की। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो आईवी को छोड़ के, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को छोड़ के आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें क्या है, बेसिकली इसको ऐसे समझो कि आपके उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड नहीं होते, बाकी जो भी वेरिएबल होंगे सब इंक्लूड होंगे, और उससे क्या होगा, उससे आपके रिजल्ट जो है वो क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताऊं कि इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, हेल्थ है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये अफेक्ट करती हैं मार्क्स को आपके। ठीक है, अगर टीचिंग भी भले ही अच्छी हो लेकिन आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मोटिवेशन नहीं होगा तो मार्क्स आ जाएंगे, नहीं होगा। इंटेलिजेंट आप चीज़ें इंटेलेक्ट तरीके से नहीं सोच सकते हो, नहीं समझ सकते हो, तो क्या आपके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। तो वो कौन से हो गए, वो हो गए एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आता है आपका कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल, जो आपके कांस्टेंट रहते हैं, इसको ऐसे समझो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि मानो सिलेबस है, वो कांस्टेंट है ना, वो कभी बदलता है, बहुत रेयरली बदलता है। जैसे सेम सिलेबस हो गया, ठीक है, सेम क्लासरूम ड्यूरेशन हो गए आपके। तो वेरिएबल्स जो कि कांस्टेंट होते हैं, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो। मानो कि आपका टॉपिक ए है और टॉपिक बी है, या सॉरी इसको ऐसे समझो आपकी क्लास ए है और क्लास बी है, तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करना चाहोगे तो आप किस पैरामीटर पे करोगे, जब भी तो कंपेयर कर सकते हो जब इनके कॉमन सिलेबस होंगे, ठीक है, कॉमन टाइम पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझोगे आप, ये होते हैं आपके कंट्रोल वेरिएबल्स। जो चीज़ें सेम होंगी, जैसे सेम सिलेबस हो गया, सेम आपके क्लासरूम ड्यूरेशन, सेम एवेल्यूशन मेथड होगा, सेम क्वेश्चंस ऑफ मार्किंग हो गई। ठीक है, तो क्लियर हुआ? फिर होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब ये क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, बेसिकली जो मेजरेबल चीज़ें होती हैं, जैसे एज हो गई, ठीक है, आर्स हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हो गया सब्जेक्टिव चीज़ें, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स जैसे होते हैं एक्टिव और एट्रीब्यूट। एक्टिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। और आपके दूसरे को एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो हो गए, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स हो गए, वो वेरिएबल्स हो गए जिसकी फिक्स्ड रेट रहती है। जैसे ब्लड टाइप हो गया, एजुकेशन हो गई। अब ब्लड टाइप तो ए नेगेटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो आप अपनी रिसर्च में यूज करते हो। अब आते हैं दूसरे वेरिएबल, जैसे कि कैटेगोरिकल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो कैटेगोरिकल वो होते हैं जो आप कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हो। कैटेगरी में कैसे, जैसे मेल हो गए तो मेल ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे भी वेरिएबल्स को कर सकते हो कि जैसे फीमेल्स हो गई, फीमेल्स में आ गई, ठीक है, अदर हो गए, अदर में आ गए। अब हो सकता है ब्लड ग्रुप के आधार पे कर लो, जो ओ जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो उसको एक ग्रुप में कर दो आप। तो कैटेगराइज ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, वो कौन सा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जिसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, और उसमें से एक रेंज में वैल्यू ले सकते हो। टेक वैल्यू इन अ रेंज। कैसे, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आप फ्रैक्शंस में वैल्यू ले सकते हो, डेसिमल में वैल्यू ले सकते हो। इसको और क्लियर करता हूं मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल है, हम अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या हो गई, जैसे मानो कि एक्स की हाइट 153.4 सेंटीमीटर है या मीटर है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, सेंटीमीटर ही लोगे ना, तो सेंटीमीटर हो गया 153.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, ये एक
कंटिन्यूस एक वेरिएबल हो गया जिसमें आप इसको मेजर भी कर सकते हो और एक सर्टेन एक रेंज में लेते हो। आप स्पेसिफिक भी नहीं होगा तो चल जाएगा, मतलब एक टाइम उसमें ले सकते हो आप। इसमें टेम्परेचर भी ले सकते हो। टेम्परेचर क्या है, आज जैसे दिल्ली में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, 50.2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इससे क्या है, ये होगा कंटिन्यूस वेरिएबल्स। फिर आता है आपका कौन सा, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है, वो वेरिएबल्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हो। साथ ही साथ एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू एज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर वैल्यू की तरह लेते हो। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसे कि मानो क्लास में 30 बच्चे हैं, फिर कि या फिर ऐसे भी ले सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास, मानो 4। तो मतलब बेसिकली होल नंबर में होंगे, पॉइंट और डेसिमल में नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी में सेग्रीगेट कर दिया। कंटिन्यूस में क्या हो गया, आप रेंज में लोगे। और डिस्क्रीट हो गया आपका कौन सा, जिसमें आप कैसे लोगे, जिसमें आप लोगे होल नंबर के फॉर्म में। क्लियर हुआ इतना? तो वेरिएबल समझ में आया आपको? देखो ऐसे समझो इसको, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, क्विक रिवीजन मेथड भी बता देता हूँ कि कैसे। वैसे तो रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्विक बता देता हूँ, एक टिप देता हूँ मैं आपको कैसे। मानो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, इफेक्ट पे, कि मतलब भाई जो भी इफेक्ट होगा उसी पे तो करोगे ना आप, मतलब वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यही तो लिखा है, द मेजर वैल्यू आउटकम रिजल्ट चेंजेस इन द आईवी। जैसे भी आईवी में चेंज होगा वैसे किस में, डीवी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं एक्स्ट्राजेनस वेरिएबल की। एक्स्ट्राजेनस वेरिएबल कौन से हो गए, अनवांटेड वेरिएबल हो गए। वही तो थे अनवांटेड वेरिएबल्स। वो कैसे, कि जैसे कि फैक्टर, जो कि जैसे कि जिसको आप आईवी को छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस सबको आप सारे वेरिएबल कंसीडर करते हो, उससे क्या होता है, वो सर्टेन चेंजेस आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, और आपके इफेक्ट में, बेसिकली आउटकम में। ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके कौन से, एक्स्ट्रावेगेंस वेरिएबल। क्लियर हुआ अभी इतना? फिर बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स की। कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हो गए, कंट्रोल वेरिएबल्स वो हो गए जो हमारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, एज सिंपल, जो कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको दो उसमें से एग्रीगेट कर रहा था ना कंपैरिजन वाले में, तो आप उसको समझ सकते हो, कंट्रोल वेरिएबल वो हो गए जो कांस्टेंट है। ठीक है, एक समान ही स्थिर है। ठीक है, जैसे कि सिलेबस हो गया एक क्लास का, टाइम पीरियड हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वेरिएबल्स कुछ हो गए। क्लियर हुआ? फिर मेजर करते हो, फिर एटीट्यूडनल स्केल्स, इस पे नापते हो आप। क्लियर? जैसे कि वेरिएबल्स आर क्वांटिफाइड होगी तो आप मेजर कर सकते हो। एटीट्यूडनल स्केल टू मेजर द फीलिंग इंस्टीट्यूट, लिंकर्ट एग्रीमेंट, थर्सोर्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, गो टू मैन, इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज। तो ये कुछ स्केल्स हैं जिसपे आप मेजर करते हो। इसको आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेना, इसको याद रखना। ठीक है, कौन से, एटीट्यूडनल स्केल्स, जिसमें आप माप नहीं सकते हो, बट एक ये इन्होंने चीज़ें बताई थी कि इसके आधार पर आप मेजर कर सकते हो, बट नॉट इन अ न्यूमेरिकल टर्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब उसके बाद आपने आपने समझ लिया क्या चीज़, तो आपने देख लिया था ना, आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, रिव्यू भी कर लिया आपने, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, हाइपोथेसिस भी लिख लिया, रिसर्च डिजाइन। अब हाइपोथेसिस पे आ गए हो आप, हाइपोथेसिस करोगे। हाइपोथेसिस में क्या हो गया, ये हाइपोथेसिस टेंटेटिव होती है, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस होते हैं और प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हाइपोथेसिस वो हो गई जिसमें आप एक ओवरव्यू बना लेते हो कि अच्छा ऐसे होगा और इसकी ये प्रोसेस है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये आएगा। अब आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो हो गया आपका हाइपो। ठीक है, आप इसको और ऐसे समझ सकते हो कि मानो कि अ, एक गैस है, ये हाइपोथेसिस में बेसिकली ना गैस होता है, और उस गैस को आप टेस्ट करने की कोशिश करते हो अपनी किसमें, रिसर्च में। इसको ऐसे सिंपल से समझ सकते हो, भाई मैंने एक गैस तैयार करा, गैस इसको समझ लो कि मेरी हाइपोथेसिस है, अब मैं इसको टेस्ट करने की कोशिश करूंगा अपनी रिसर्च में। बस इसको ऐसे समझ लो आप। क्लियर हुआ? तो इसमें वही टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हो गई, जैसे नल हाइपोथेसिस जिसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल प्रिडिक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन स्पेसिफिक रहेगा। फिर वर्किंग प्रोफेशनल फॉर फर्दर रिसर्च, तो इसमें वर्किंग और भी ज़्यादा फर्दर डीप डाइव करके रिसर्च करी जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें इनकलकेट होती हैं। फिर प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, अब हम इसके बाद रिसर्च डिजाइन को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर सैम्पलिंग सिलेक्टेड, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, अब इसको समझो आप। तो सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या हो गई, सैम्पलिंग सैम्पलिंग हो गई कि हम क्या करते हैं, हमने रिसर्च करी, उसमें से हम पूरी रिसर्च तो पॉसिबल नहीं है हर चीज़ रिसर्च कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं और उसकी सैम्पलिंग करते हैं। तो वो हो गया, हमने एक सैंपल ले लिया एक बहुत बड़े पार्ट में से। ठीक है, और उस पर क्या करेंगे, हम उस पर स्टडी करेंगे और उसी के आधार पर क्या करेंगे, हम अपने आउटकम्स देंगे। क्लियर है? वो रैंडम रैंडम होंगे वो सैंपल्स, ना कि हम पूरे एक साथ लेंगे। अब ये देखो, आप पूरी रिसर्च करने जाओगे एकदम से तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, आप सैंपल लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पूरे कल्चर की पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे मैं अगर मानो यूएसए जाऊँ और यूएसए में कोई कल्चर की पढ़ाई करनी है, तो मैं एक जगह स्पेसिफिक कीप करूंगा ना, कि मैं हर जगह यूएसए में सारी जगह जाकर रिसर्च करूंगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मानो उसमें से जैसे ट्राइब्स हैं, हम यूएसए में कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5,000 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टेड 100 लोग ले लेंगे, उनकी रिसर्च कर लेंगे और उसका अल्टीमेट आउटकम दे देंगे। ठीक है, जनरल वे में। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स होती हैं।
सैम्पलिंग के टाइप्स। अब सैम्पलिंग के टाइप्स कितने हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पर लिखा भी है रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो हो गई कि जिसमें इसमें क्या हो गया कि इक्वल चांसेस से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि एक में चांसेस ज़्यादा हो गए, एक को सिलेक्ट कर लिया है दूसरे को सिलेक्ट कर लिया, नहीं, इसमें सब पे क्या होगा, इक्वल चांसेस होंगे हम सिलेक्ट करने के। तो वो होगी प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ी भी होगी। ठीक है, फिर होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है कि भाई सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, जैसे लॉटरी मेथड में होता है। क्लियर। फिर बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम की या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को, स्ट्रेटिफाइड का मतलब देखो समझो कि हम लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसी से समझ में आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, ग्रुप्स को ना किसी छोटे छोटे किसमें ग्रुप्स में कर दोगे, एक लेयर में डाल दोगे, एक सीक्वेंस में डाल दोगे, एक लेवल में डाल दोगे। ठीक है, देन उसमें से एक आप सैंपल ले लोगे। क्लियर है, सिंपल समझ में आ गया, रैंडम समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। ठीक है, आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कौन सी होती है, वो होती है कि जिसमें हमेशा nth नंबर लिया जाता है, जैसे कि एवरी 10th स्टूडेंट इन द क्लास, एवरी 10th स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर एवरी 10th पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, या एवरी 100th पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। समझ में आया, मतलब nth टर्म्स में सैम्पलिंग में सिस्टमेटिक लिया जाता है। फिर बात करते हैं हम किसकी, क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्लस्टर सैम्पलिंग वो होती है पॉपुलेशन जहाँ पे डिवाइड करते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स में। जैसे मैंने अगर यहाँ पे बात करी यूएसए में कि हम ट्राइब्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे क्लस्टर में डाल देंगे और उनसे हम सैम्पलिंग लेंगे। क्लियर हुआ। फिर आती है आपकी कौन सी, क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्वाजी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरह ही होती है, बट इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था कि सब पे इक्वल चांसेस थे कि एक सैंपल हम वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, सबके इक्वल चांसेस थे कि सैंपल की प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ से हम एक सैंपल ले सकते हैं। बट क्वाजी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें इक्वल चांसेस नहीं रह पाते हैं। ठीक है, एज जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में था, यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं रहते कि हम एक प्रॉपर सैंपल निकाल लें। ठीक है, अब वो किस लिए हो सकता है, वो मे बी इसलिए हो सकता है कि मानो कि हम ये ट्राइब्स में ले रहे हैं, तो हमें ट्राइब्स में हमारे पास जो लिस्ट हो ट्राइब्स की, ठीक है, मेंबर्स की, वो इनकम्प्लीट हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सिलेक्शन कर रहे हैं हम वो पूरा रैंडमली ही करें, पार्टली रैंडम करें या पार्टली कंट्रोल्ड हो, मतलब हम बाइज्ड हो जाए अपनी चीज़ों से। तो हो गया कौन सा, क्वाजी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर हुआ। फिर होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी से पहले समझते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज में क्या होता है, देखो स्टेज दिख रही है ना, तो आप मल्टी स्टेज में करोगे, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे करके क्या करोगे आप, सैंपल वो करोगे, क्या करोगे, सैंपलिंग निकालोगे। ये देखो ये मल्टी स्टेज क्या होता है ना, ये बेसिकली बहुत बड़े उसमें काम आता है। जैसे कि मानो सेंसस हो रहा है, नेशनल सर्वेज हो रहे हैं, तो उसमें ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग की बात करते हैं। जैसे कि मानो हमने पहले इनिशियल स्टेज में कुछ इलेक्ट कर लिए, या सॉरी कुछ सिलेक्ट कर लिए स्टेट्स, फिर उसमें से कुछ स्टेट्स में से हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से मानो कि हमने कुछ पंचायत सेलेक्ट कर ली, तो ये क्या हो गया, आपने स्टेजेस में सैम्पलिंग निकाल रहे हो। क्लियर हुआ। फिर आते हैं हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो सैंपल्स होते हैं ना, उसमें इक्वल चांसेस नहीं रहते कि सब एक प्रॉपर रैंडमली कोई भी सैंपल निकल ले सकें। ठीक है, तो मतलब अगर सैंपलिंग अलग अलग लोगे तो उसमें क्या सबके रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो सैंपलिंग वे एवरी मेंबर डज नॉट गेट एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, वहाँ पे इक्वल चांस है, तो यहाँ पे मतलब रैंडमनेस नहीं है। क्लियर हुआ। ओके, बस यही सारी चीज़ें थी जो सैम्पलिंग मेरे को समझानी थी आपको, आप समझ गए होगे। फिर सैम्पलिंग में बहुत सारे एरर्स होते हैं, आप जानते हो, रैंडम सैंपल एरर्स हैं। ठीक है, उसमें कई चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक एरर्स आते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स आते हैं, तो सैम्पलिंग में कई सारे एरर्स आते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, इनएक्यूरेसी नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग सच एज रिस्पॉन्सिव एरर्स, बायस मिसअंडरस्टैंडिंग जस्ट, और नॉन रिस्पॉन्सिव एरर्स, अनरीचेबल और रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेंट। तो ये क्या हो गया नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। तो जैसे कि रिस्पॉन्सिव एरर होते हैं कि भाई मैं आउटकम निकाल रहा हूँ और मैं किसी चीज़ से बायस्ड हूँ। ठीक है, कि मानो कि मैं इसमें निकाल रहा हूँ तो मैं सर्टेन चीज़ों से बायस हूँ कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो वो मेरे आउटकम में रिफ्लेक्ट होता है। ये भी हो सकता है सैम्पलिंग सेलेक्ट करने में मेरी बायसनेस आ जाए। फिर होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर में क्या होता है, अनरीचेबल और रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेंट, मतलब या तो मैं उस जो सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहा हूँ मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं रिफ्यूज़ ही कर दे जा रहा हूँ उनके द्वारा। जैसे कि मैं यूएसए में ट्राइब्स के बारे में बता रहा था, हो सकता है वो मेरे को पार्टिसिपेट ही ना करने दें, तो वो क्या हो गया, नॉन रिस्पॉन्सिव एरर। क्लियर हुआ। फिर हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डाटा कलेक्ट करने की भी तीन प्रोसेस होती है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब वो प्राइमरी डाटा कौन सा हो गया, जो डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स हो गए। फिर सेकेंडरी डाटा होता है जो प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, आपने कोई बुक ले ली उसमें से, या फिर आपने रिपोर्ट्स निकाल ली, गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स हुए वो निकाल ली, तो ये क्या हो गया, डाटा कलेक्शन। ये इसके टूल्स हैं, शेड्यूल्ड, मतलब क्वेश्चनरी, जैसे क्वेश्चन किसी से पूछते हो मेल करके, ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से इंटरव्यू करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, ये कौन से हो, ये टूल्स हो गए, मेथड हो गए जिससे आप वो डाटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम उसके बाद जब डाटा मिल गया तो आप क्या करोगे, डाटा की एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करोगे कि
एडिटिंग करेक्ट्स एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज, फिर कोडिंग कन्वर्ट्स क्वालिटेटिव डाटा एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो एडिटिंग करोगे आप उसकी, भाई एनालिसिस कैसे करोगे, सेग्रीगेशन ऑफ डाटा करोगे, आप देखोगे उसमें से कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, किस चीज़ से क्या चीज़ ज़्यादा रिलेटेड है, क्यों नहीं है वो आपस में रिलेटेड, ठीक है। फिर कोडिंग की बात करते हैं, फिर उसको कोडिंग से मतलब आप किसी कोड के द्वारा उसको क्या करोगे, जो भी क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, या क्वांटिटेटिव डाटा है, उनको सेग्रीगेट करोगे, ठीक है। अब वो कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, बेसिकली कोडिंग मतलब आईसीटी का यूज़ हो गया यहाँ पे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट पे भी डाल सकते हो और सेग्रीगेट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के एक्सेल शीट पे। फिर एनालिसिस टाइप कैसे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस कर सकते हो। क्वांटिटेटिव में आप मेजर कर सकते हो थ्रू स्टैटिक्स से नंबरों का यूज़ करके, क्वालिटेटिव में आप क्या कर सकते हो, उनकी मीनिंग को इंटरप्रिटेट कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल का बताया, देखो यहाँ एग्जांपल भी है क्वालिटेटिव के लिए, सॉरी क्वांटिटेटिव के लिए। फिर स्टैटिकल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेल कर्व बेसिकली ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। तो ये क्या है, ये आपके प्रोसेस हो गए जिससे आप डाटा की एनालिसिस करोगे। फिर आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस के लिए आप उसकी टेस्ट भी तो करोगे। अब टेस्ट कैसे करोगे भाई, कुछ फॉर्मुलेट करोगे, H1 H0 H1 करके डाटा कलेक्ट करोगे। ये क्या है, मेथोडोलॉजी है उसकी, हमारी हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं, ठीक है। पैरामीटर वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक देखोगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एज्यूम करोगे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर फ्लेक्सिबल और वेरी डाटा। तो ये क्या हो गया, टाइप हो गया। तो पैरामेट्रिक वो होगा जो स्पेसिफिक होगा, ठीक है, स्पेसिफिक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा, फ्लेक्सिबल होंगी चीज़ें, काफ़ी वेरीड करेंगी। एरर टाइप 1 एरर हो गया फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 हो गया फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है, अकर व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो जैसे कि जो हमने इनिशियल नल हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो कौन सा होगा, वो फॉल्स पॉजिटिव होगा। और फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, वो होगा कि जब फॉल्स वैल्यू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती। देखो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस होती है जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप या डिफरेंस या कोई इफेक्ट किसी वेरिएबल के आपस में बीच में नहीं दिखता है, तो वो क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस। अब इसी में आप दो चीज़ें देख लो, एक फॉल्स पॉजिटिव, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी या वो रिजेक्ट नहीं होगी। तो वही होगा टाइप 1 और टाइप 2। क्लियर हुआ। फिर होता है ड्राइंग कंक्लूजन एंड इन्फरेंस। तो आप फिर कंक्लूजन करते हो, जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हो कि भाई एक पार्ट आपने निकाल दिया और सारों के लिए वही चीज़ अप्लाइड होगी। जैसे मैंने आपको यूएसए का बताया था, यूएसए में आपने अगर 5,000 लोग हैं तो आपने 100 लोगों को ट्राइज में उसको इनपुट करा, उसको कंक्लूड करा, वही सब पे लागू हो जाएगा। तो हो गया जनरलाइजेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या हो गया, फाइंडिंग्स विद इन एग्जिस्टिंग थ्योरीज टू टर्न रिसर्च इनटू एक्शनेबल रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजीज। तो इसमें क्या हो गया इंटरप्रिटेशन में, कि जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज होगी, ठीक है, अब वो उस रिसर्च को आप एक्शनेबली वर्ल्ड में यूज भी कर सकते हो थ्रू इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस कहते हैं जो भी आपने वो आउटकम्स निकाले हैं। फिर फॉर्मल राइटअप्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। आप फॉर्मल राइटअप्स करोगे। अब आपने ये तो देख लिया कि रिसर्च मेथड, रिसर्च प्रोसेस देख लिया आपने, है ना। अब रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च आपने कई सारी मेथोडोलॉजीज अपनाई होंगी। अब मेथोडोलॉजीज कौन सी हो गई, ठीक है। तो आपको रिसर्च प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ठीक है। ओके तो यहाँ नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो रिसर्च, आपने रिसर्च समझ लिया, रिसर्च क्या होता है, आपने रिसर्च का प्रोसेस देख लिया, स्टेप्स देख लिए। अब बात आती है कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो रिसर्च की मेथोडोलॉजी को ऐसे समझो कि एक तो होगा आपका कौन सा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। मतलब क्वांटिटी के आधार पर भी आप रिसर्च कर सकते हो, ये आपकी मेथड्स हो गए ना, ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स में कैसे होते हैं, आप इंटरव्यू कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप केस स्टडीज कर सकते हो, ठीक है, केस स्टडीज निकाल सकते हो। अब ये कैसे होती है कि मतलब आप वर्ड से, एक्सपीरियंस से मीनिंग निकाल के इस तरीके की रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पस जो होता है क्वालिटेटिव का, वो पर्पस होता है कि आप क्या है, आप समझने की कोशिश करते हो किसी की फीलिंग्स या किसी के ओपिनियंस या फिर किसी के एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हो क्वालिटेटिव में। अब बात आती है क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप क्वांटिटेटिव से समझ में आ रहा होगा, ये मेजर कर सकते हो, मतलब किस चीज़ में होगा, नंबर्स में होगा या फिर इसको स्टैट्स में देखेंगे हम, क्लियर है, उस चीज़ को आप मेजर करते हो। अब ये करते कैसे हो, या तो ये सर्वे के थ्रू होगा, सर्वेज में आप डाटा कलेक्ट करते हो ना, या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होगा, या टेस्ट के स्कोर्स होंगे उसकी एनालिसिस करोगे आप। तो ये क्या हो गया क्वालिटेटिव, जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है क्वालिटेटिव का, इसका पर्पस होता है कि ये मेजर कर सकते हो आप, किसी वेरिएबल को आपको मेजर करना है तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप कॉज एंड इफेक्ट भी निकाल सकते हो इनके, कि किस वजह से, क्या कारण से क्या चीज़ें हो रही हैं और उसका रिलेशनशिप। तो आपको समझ में आई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम कौन सा, पहला तो क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव, अब तीसरे की बात करते हैं कौन सी, मिक्स्ड की। मतलब इसमें दोनों चीज़ें होंगी, मतलब क्वाली और क्वांटी, ये दोनों चीज़ें होंगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्लियर हुआ, ये दोनों मेथड होंगे। इससे आप क्या है, कंप्लीट कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करते हो, कंप्लीट,
ठीक है, इसमें कोई वो नहीं रहेगा कि आप सिर्फ फीलिंग ओपिनियन जानना चाह रहे हो या किसी चीज़ का टेस्ट स्कोर या एक्सपेरिमेंट या सर्वे करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सर्वे भी करवाते हो आप और साथ ही साथ आप इंटरव्यू भी लेते हो। ठीक है, और भी अदर मेथड्स हैं, वो भी ले सकते हो, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि आप सर्वे भी ले सकते हो और इंटरव्यू भी कर सकते हो उसमें। क्लियर हुआ ओपिनियन जानने के लिए। फिर होती है हमारी कौन सी, इतना क्लियर हुआ, थोड़ा मैं इसको मिटा दूं, स्पेस कम है। फिर होता है हमारा कौन सा, फिर हमारा रिसर्च मेथड आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि जो भी पहले से डिस्क्राइब कर रखा है ना, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी की आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। इसमें क्या होता है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं होगा कि इसमें भी कोई भी चीज़ से आप मैनिपुलेट नहीं करते हो। जैसे कि हो गया, मानो ओपिनियन पोल्स आए, ओपिनियन पोल समझते हैं ना क्या होते हैं, जो इलेक्शंस के से पहले लेते हैं, या फिर आपने सेंसस का सर्वे कराया। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो पहले से ही चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं। जैसे कि पॉपुलेशन आपको पता ही है इतनी इतनी है, ठीक है, उनका सर्वे करा रहे हो आप कास्ट को लेके, ओपिनियन पोल्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, अब कौन सा आता है, अब कौन सा आता है, अब हम बात करते हैं हमारा किस चीज़ का, दूसरा चौथा, मतलब क्वांटिटेटिव समझ लिया आपने, आपने क्वालिटेटिव देख लिया, उसमें आपने मिक्स्ड देख लिया, आपने डिस्क्रिप्टिव देख लिया। फिर बात करते हैं हम कौन से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मेथड। एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करोगे आप, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करोगे। इसमें भी क्या करते हो आप, जो है जो डाटा होता है या फिर जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वेरिएबल्स इतने होते हैं ना, उनको क्या करेगा, उनको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट क्यों करेगा, कि आपने जो भी कॉज दिया उसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, अलग अलग कॉजेज देंगे वो, और उससे क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है, मतलब क्या आउटकम निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ, तो इसे कहते हैं हम टीचिंग मेथड। एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, यह हो गया आपका अगला रिसर्च मेथड। फिर बात आती है किसकी, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की। हिस्टोरिकल रिसर्च की ये भी एक मेथड है। इसमें क्या होता है, आप पास्ट इवेंट को पढ़ते हो, जो मतलब जो हमारे पास्ट में हो चुकी हैं चीज़ें, उनके रिकॉर्ड्स के माध्यम से आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, या सॉरी रिसर्च करते हो। क्लियर हुआ, तो हिस्टोरिकल भी हो गया। ठीक है, अब बात आती है कौन से की, सर्वे रिसर्च की। आप सर्वे करके रिसर्च करते हो, जैसे आपको लार्ज पॉपुलेशन का सर्वे करना है, ठीक है, तो आप उसकी रिसर्च करोगे, जिसमें आप सर्वे में क्या होता है, सर्वे में क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे कहेंगे हम क्वेश्चनर। ठीक है, जब भाई आपके यहाँ कोई सर्वे आता है, सर्वे करने आता है, मतलब सर्वे करने आया, जैसे बीएलओ आया इलेक्शन के टाइम पे, बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है, वो सर्वे करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन ही तो पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके घर में कौन कौन है, ठीक है, फिर एक्सट्रा एक्सट्रा बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर आता है इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू के माध्यम से भी सर्वे करते हो कि आपने इंडिविजुअल अलग अलग घर घर जाके सबके सर्वे करा कि आपको कौन पसंद है, किसको वोट दोगे नहीं दोगे, तो क्या हो गया, सर्वे मेथड हो गया। फिर आता है हमारा आखिरी कौन सा, केस स्टडी। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, आप किसी एक सिंगल यूनिट को क्या करते हो, सिंगल यूनिट को स्टडी करने की कोशिश करते हो, तो वो हो गई हमारी केस स्टडी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आपने मतलब चाइल्ड मैरिज पे पढ़ा, ठीक है, चाइल्ड मैरिज की बात करी, तो आप क्या करोगे, उसको एज ए केस स्टडी पढ़ने की कोशिश करोगे। तो क्या आपको क्लियर हुआ, राइटिंग के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, ऑल तो मेरी राइटिंग अच्छी है बट इसमें आ नहीं रही, पता नहीं क्यों। ठीक है, जैसे हो गया आपका, फिर आते हैं बैक टू टॉपिक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दूसरा है आपका मिक्स्ड, तीसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव, चौथा फिफ्थ है आपका, चौथा तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, पांचवा हो गया एक्सपेरिमेंटल, फिर छठवा हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पास्ट इवेंट बेस पे होता है, और सेवन्थ हो गया आपका सर्वे, और एट्थ हो गया आपका केस स्टडी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिसर्च मेथड। क्लियर हुआ, इतनी साइकिल क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट कंप्लीट करते हैं, हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो आपने रिसर्च देख ली, रिसर्च प्रोसेस देख ली, रिसर्च मेथड देख लिया। अब उस चीज़ की आप थीसिस में लेके आओगे ना, तो अब थीसिस राइटिंग की बात करते हैं। तो भाई थीसिस राइटिंग कैसे करोगे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप क्या करोगे थीसिस राइटिंग में, तो थीसिस को समझो, थीसिस राइटिंग को, कि थीसिस हमारी क्या होती है। देखो थीसिस होती है कि हमारा एक सिस्टमेटिक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, अब वो किस लिए प्रेजेंट करा जाता है, वो हमारी ओरिजिनल किस पे करा जाता है, जो भी हमारी ओरिजिनल रिसर्च है उस पर लिखा जाता है। ठीक है, जो रिसर्च में, अब रिसर्च में क्या होगा, जो भी हमने काम करा है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स आई हैं, और जो भी हमारा कंक्लूजन है। क्लियर, अब वो सबमिट करा जाता है हमारे एकेडमिक डिग्री के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी मान लो चाइल्ड मैरिज पे टॉपिक लिया और आपने उस पर रिसर्च करी, तो उसकी कंक्लूजन में कंक्लूड करने के बाद, आप रिसर्च करने के बाद आप क्या लिखोगे, थीसिस लिखोगे। ठीक है, थीसिस काफ़ी ब्रॉड होती है, बड़ी लेवल पे होती है, एक मतलब एक बुक की तरह ही लिखते हो आप। ठीक है, उस थीसिस में आपका क्या होता है, आपका वर्क, आपने क्या क्या करा, आपकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही, आप क्या कंक्लूजन था, वो सारी चीज़ें लिखोगे। और उस एकेडमिक डिग्री को आप किस लिए सबमिट करोगे, पीएचडी के लिए सबमिट करोगे, फिर एमफिल के लिए सबमिट कर सकते हो, या कोई भी मास्टर्स में आपकी कोई भी आपने रिसर्च करी हो तो उसका भी आप सबमिट कर सकते हो। अब इसका पर्पस क्या होता है,
रिसर्च करने का जो थीसिस का है, तो उसका पर्पस होता है कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि जो रिसर्च मेरी रिसर्च एबिलिटी का, कि भाई मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ न्यू नॉलेज का, ठीक है, कहाँ पे, सोसाइटी में, ठीक है। साथ ही साथ मैं अपनी जो डेवलप करता हूँ क्या चीज़, साइंटिफिक स्किल्स को भी, साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये इसका पर्पस हो गया कि आप में भाई एबिलिटी है, ठीक है, रिसर्च करने की, आप कंट्रोल कर सकते हो, न्यू नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो समाज में, न्यू नॉलेज को, सोसाइटी को, या फिर आप डेवलप करते हो किसको, साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स को। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आती है, आप रिसर्च समझ गए, आप रिसर्च प्रोसेस समझ गए, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी समझ गए, आप थीसिस समझ गए, आपने थीसिस का पर्पस भी जान लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम थीसिस लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो थीसिस लिखने के हमारे कुछ प्रोसेस है, कुछ टाइप्स हैं, हम लिखते कैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए थीसिस का, ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को बताने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ऑफ अ थीसिस, इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा टाइटल पेज होगा, जैसे कि बुक में होता है, ठीक है। उस टाइटल पेज में क्या होगा, आपका रिसर्च का जो टाइटल होगा वो लिखोगे, ठीक है, रिसर्चर का नाम होगा और साथ ही साथ हमारा डिग्री या इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, एक स्टेप। दूसरे में फिर हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एक शॉर्ट समरी होती है यहाँ पे हमारी, ठीक है। उस समरी में हमारी प्रॉब्लम होगी, जो भी हम बताते हैं, बहुत ब्रीफ में होता है। फिर हमारा मेथड होगा, हमने क्या क्या यूज़ करा साइंटिफिक रिसर्च मेथड में, सॉरी हमारी रिसर्च मेथड में क्या हमारी फाइंडिंग आई और क्या हमारी कंक्लूजन रही, क्लियर हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। फिर चालू होता है हमारी कहानी, फिर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू करेंगे ऑफ लिटरेचर का, जिसमें समराइज करेंगे हमारी रिसर्च आइडेंटिफाइड, फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमने डाटा, फिर हमारा वही प्रोसेस चलता आएगा जो हमने रिसर्च प्रोसेस की बात करी थी कि हमने कैसे कैसे सारी चीज़ें करी, तो वो फिर यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, मतलब फिर डाटा एनालिसिस करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशंस करेंगे, उसी के साथ हम फाइंडिंग कुछ करेंगे, कुछ हमने डिस्कशंस करे होंगे, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे और साथ ही साथ हम सजेशंस भी दे सकते हैं। तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर का, थीसिस का। आपने स्ट्रक्चर लिखी, उसका टाइटल पेज हो गया, आपने क्या करा, आपने रिसर्च को बेसिकली जो आपकी रिसर्च एबिलिटीज उसमें यहाँ बताया कि रिसर्च का जो टाइटल होगा वो लिखोगे, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द रिसर्चर, ये सारी चीज़ें, फिर एब्स्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें शॉर्ट समरी में लिखोगे, फिर आपकी रिसर्च प्रोसेस वाली पूरी कहानी दोबारा से रिपीट यहाँ कर दोगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो जो यहाँ सारा लिखा है ना, वो मैं आपको शॉर्ट में यही समझा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, मेरे को पता भी है कि कैसे क्या होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थीसिस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थीसिस, जैसे कि हो गया क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ भाई ये बात तो सही है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आपका उसमें होना चाहिए कि पुअर कह रहा हूँ, प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है। और जो लैंग्वेज जो होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए, सिंपल एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतनी क्लिस्ट या इतनी टफ लैंग्वेज लिख दी कि सामने को जो भी आप जैसे सबमिट करो उसको समझने में उसको डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ थीसिस होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे हैं कि प्रियोरिटी सिलेक्शन होना चाहिए, फ्रंट मैटर करना चाहिए, जैसे टाइटल पेज हो गया, सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट, नेविगेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ग्लॉसरी एंड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, कि मतलब मानो मैंने लिखा WHO, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका एक प्रॉपर एब्रीवेशन सारा लिखा होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए वहाँ पे। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, सेक्शन ऑफ थैंकिंग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्टेड योर रिसर्च, तो उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। फिर मेन सेक्शन बॉडी में आ गया, जो मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस बताई थी वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर टर्मिनल चैप्टर्स हो गए, एंड चैप्टर में क्या होता है, रेफरेंस, जिसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज साइटेड अलाउइंग रीडर टू ट्रेस ओरिजिनलिटी। इस पे क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। रिसर्च में बिब्लियो क्या होता है, बेसिकली एक रेफरेंस होता है जो आपको बताना चाहिए अपने थीसिस के आखिरी में। फिर होता है अपेंडिसेस में क्या होता है, ये डिटेल सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, लाइक रॉ डाटा, सर्वे फॉर्म्स, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच होती हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल राइटिंग करते हो, उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हो, रिसर्च आर्टिकल राइटिंग, ये आपका मतलब एक अलग ही पार्ट है रिसर्च थीसिस से, ठीक है। तो इसको आप समझो कि आर्टिकल राइटिंग क्या हो गई। आर्टिकल राइटिंग हो गई कि बेसिकली कोई इशू है, ठीक है, उस पर आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रिसर्च आती है, सिमिलर वैसा होता है, बट उसको लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रिसर्च आर्टिकल इज अ प्रोफेशनल वर्क क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट टू शेयर फाइंडिंग्स दो इट इज नॉट बाउंड बाय अ रिजिड मेथोडोलॉजी एज अ रिसर्च पेपर। तो इसमें कोई रिजिड बाउंड्री नहीं रहती, बट एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप प्रॉपर वे में डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, क्लियर है। तो मतलब कोई इशू हो गया,
उस इशू पे आपने अपनी एक्सपर्ट्स अपने प्रोफेशनल वर्क्स के थ्रू माध्यम से अपनी एक्सपीरियंस के माध्यम से उस चीज़ पे कुछ फाइंडिंग्स करी और आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लिख दिया। इसमें क्या है, रिजिड मेथोडोलॉजी कुछ नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगा, आप प्रॉपर लिख सकते हो। टाइप कैसे हो गए, रिसर्च आर्टिकल हो गया, रिव्यू आर्टिकल हो गया। रिसर्च आर्टिकल कैसे हो गए, शेयर न्यू डिस्कवरीज बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइक ओरिजिनल डाटा। आप कोई नई स्टडी निकाल रहे हो, न्यू डिस्कवरी है, तो आप उसका रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो। रिव्यू आर्टिकल क्या हो गया, समराइज एंड कंबाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज फ्रॉम मैनी डिफरेंट स्टडीज। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो आर्टिकल को, उसको समराइज करके एंड कंबाइन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है डिफरेंट स्टडी से, वो भी आप समराइज उसमें कर सकते हो। फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट कैसा हो गया, फ्रंट मैटर सिमिलर टू थीसिस इट इंक्लूड फ्रंट मैटर टाइटल एब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रंट मैटर क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था, टाइटल नेम एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें, फिर बॉडी कंक्लूजन एंड मैटर रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर रेफरेंसिंग स्टाइल एंड टूल। अब रेफरेंसिंग स्टाइल जो बिब्लिगो वाली है, जो आप रेफरेंस लिखते हो ना, ये कैसी होनी चाहिए, तो अमेरिका APA, अमेरिका, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यूज इन सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन, ठीक है, यूजेस ऑथर ईयर्स इन टेक्स्ट साइटेशन, क्लियर। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है, यूज़ इन सोशल साइंसेज में और एजुकेशन वाले टेक्स्ट में, ठीक है, जहाँ पे आप ऑथर के बारे में लिखते हो, ईयर लिखते हो और एक साइटेशन होता है, क्लियर। फिर MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये क्या होता है, यूज इन ह्यूमैनिटीज़ एंड लिटरेचर। तो ये वो चीज़ें हैं रेफरेंस, तो आप अवॉइड, मतलब इसमें आप अवॉइड कह रहा हूँ, आप इसमें क्या करते हो, इन चीज़ों का लिखते हो उस किताब में, ठीक है, जो भी आपकी थीसिस होती है उसमें लिखते हो। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, सोशल साइंसेज के जो रिसर्च होती है, एजुकेशन वाली रिसर्च होती है। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन कहाँ होगा, जहाँ पे ह्यूमैनिटी और लिटरेचर की डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ऑथर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। वर्क साइटेड आई का लिस्ट। हार्वर्ड स्टाइल में क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो अ ग्लोबल एक्सपेक्टेड स्टाइल यूजिंग ऑथर डेट साइटेशन, ठीक है, ऑथर डेट साइटेशन हो गया। फिर होता है आपका कौन सा, शिकागो स्टाइल, कॉमनली इन ह्यूमैनिटीज एंड हिस्ट्री, और फिर एम्प्लॉइंग फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। फिर फुट नोट्स और एंड नोट्स हो गए। फुट नोट्स अपीयर इन द बॉटम ऑफ द पेज फॉर क्विक रेफरेंस वाइल एंड नोट्स आर कंपाइल्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर और डॉक्यूमेंट। तो क्या हो गया, फुट नोट्स हो गए कि आपके जो फ्रंट पेज होगा ना, पहले वाले पेजेस होंगे, तो उसके बॉटम में आपको इससे एक ही पेज पे दिख जाएगा, ठीक है, एक क्विक रेफरेंस के लिए जो रेफरेंस होंगे ना, जैसे मतलब ये पेज है तो उसमें आपको बॉटम में यहाँ एक उसका रेफरेंस भी मिल जाएगा। बट जो एंड नोट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप पूरी थीसिस लिखते हो तो उसके बाद एंड में दे देते हो, क्लियर है, तो ये हो गया आपका एंड नोट। फिर होता है लेटन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या हो गया, जो लेटन की एब्रीविएशन है, एंड अदर्स, इसका मतलब हो गया ईबिडेड, मतलब सेम प्लेसेस, ऑप्ट साइट, वर्क ऑलरेडी साइटेड, LOC log डॉट CIT, तो प्लेस साइटेड, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो आपने समझी ही नहीं कि साइटेशन होता क्या है, ठीक है। साइटेशन क्या होगा, एक फॉर्मल रेफरेंस होता है, फॉर्मल रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक फॉर्मल रेफरेंस हो गया कि भाई मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, जैसे बुक का हो गया, आपने बता दिया, आपने किसी जर्नल से हेल्प ली है, आपने किसी आर्टिकल से हेल्प ली है या किसी वेबसाइट से हेल्प ली है, तो ये आपकी रिसर्च जो है, जो आपकी रिसर्च में यूज़ हुई है, अकेडमिक राइटिंग में यूज़ हुई है, तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप उनको क्या देते हो, क्रेडिट देते हो, ठीक है। तो आप सिंपल सा इसको समझो, ये साइटेशन जो है वो आपको जो क्रेडिट है वो किसी ओरिजिनल ऑथर को देने में काम आता है और अवॉइड करता है किस चीज़ को, प्लेगरिज्म को। प्लेगरिज्म क्या हो गया, जैसे मैं ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये मेरा कंटेंट है, अब आप उठा के इस कंटेंट को यूज़ कर लो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लेगरिज्म शो करेगा कि ओरिजिनल कंटेंट तो कहीं और लिखा है सेम ऐसा, ठीक है। तो इस चीज़ को, प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए आप साइटेशन का यूज़ करते हो कि आप उनको क्रेडिट दे देते हो कि आपने जैसे मेरा कंटेंट यूज़ करा और आपने मेरे को क्रेडिट दे दिया, क्लियर हुआ, बस इतनी समझ लो। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, हाँ तो भाई ICT का आप यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे डाटा मैनेजमेंट कर सकते हो, SQL वगैरह यूज़ कर सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट, DBMS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारी चीज़ें, वर्ड प्रोसेसर, ये कर सकते हो। फिर स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, स्टैटिक्स एनालिसिस के लिए कर सकते हो, रिसर्च के लिए आप ICT वगैरह में, ठीक है, लिटरेचर रिव्यूज़, ऑनलाइन डाटाबेस का यूज़ कर सकते हो, सैम्पल साइज कैलकुलेशंस, NCSS पास का, इन सब का, ये सारी चीज़ें, PDF फॉर्मेट, शोध गंगा, इन सब चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मॉडर्न टूल में भी आप यूज़ कर सकते हो, Zorato, एवरनोट, गूगल की, ये तो सारे पेड वर्जन है, बट हाँ इनका यूज़ कर सकते हो। इनका बेसिकली इसलिए यूज़ कर सकते हो, आप थीसिस इन पे लिख सकते हो, ईजी है। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, LLM मॉडल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, LLM मॉडल्स होते हैं आपके जैसे कि ChatGPT हो गया, ठीक है, को भी यूज़ करते हो गया आप लोग, वो करते नहीं हो तो करना चालू करो, अच्छी चीज़ है यार, बहुत चीज़ें सीख सकते हो उससे आप। दूसरा हो गया जेमिनाई हो गया, ठीक है, क्लाउड हो गया, को पायलट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं AI टूल्स, LLM, इन्हें बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, ठीक है, LLM मॉडल्स, तो इनका आप उपयोग कर सकते हो। अब तो बहुत सारे AI टूल्स आ गए। फिर रिसर्च एथिक्स एंड मिसकंडक्ट, क्लियर। अब रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं। भाई रिसर्च लिख रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी डाल दोगे, एथिकल होना चाहिए ना, जेन्युइन होना चाहिए, उसमें आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होगे तो क्या होगा, आप कुछ भी डाटा यूज़ कर लोगे तो रिसर्च सही नहीं आएगी ना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी उसमें तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ भी इंटरप्रिटेट हो रहा है,
ठीक है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, मतलब आपने जिससे सोर्सेज से लिया है तो उसको उसका कंसेंट भी तो लेना है कि कुछ भी, या प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। माइक्रो मिसकंडक्ट टाइप्स, कैसे मिसकंडक्ट कर सकते हो, तो मिसकंडक्ट इसमें ऐसे होगा कि फैब्रिकेशन हो गया, मेकिंग अप रिजल्ट्स खुद से बना लिए, फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल समथिंग डाटा, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको समझाया, रिडंडेंट पब्लिकेशंस, पब्लिशिंग द सेम फाइंडिंग्स। फिर हो गया एथिकल अप्रोचेस, क्लियर, एथिकल अप्रोचेस कैसी हो गई, डियोंटोलॉजिकल, यूटिलिटेरियन, एथिकल सेप्टिसिज्म, ये क्या होता है, तो एक एक करके देखते हैं। डियोंटोलॉजिकल, देखो इसको ऐसे समझो, सिंपल सी बात है। डियोंटोलॉजिकल होता है ये इनके जो की थिंकर थे वो इमैनुअल कांत थे, ठीक है, इमैनुअल कांत। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब होता है कि आप क्या किस पे फोकस करते हो, आप फोकस करते हो आपकी ड्यूटी पे, रूल्स पे, या मोरल ऑब्लिगेशंस, या दायित्व हैं, ऑब्लिगेशंस होता है दायित्व, ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, इन पे आप फोकस करते हो, ना कि आउटकम पे। तो इसको ऐसे समझो कि एथिकल ये वैल्यूज़ हैं वो फोकस करती हैं, ड्यूटी हो गया, रूल्स हो गया, मोरल ऑब्लिगेशंस हो गए हमारे, ना कि हम जो आउटकम निकल रहा है रिसर्च का उस पर फोकस करते हैं। हम अपनी ड्यूटी पे फोकस करेंगे, हमारे रूल्स पे फोकस करेंगे, हमारी मोरल ऑब्लिगेशन पे फोकस करेंगे, ना कि हमारे आउटकम पे। मतलब इसका ये हो गया कि जो एक्शन अगर मेरा सही है, ठीक है, तो वो मोरल रूल्स को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि मुझे आप टेल मी द ट्रुथ इज़ अ ड्यूटी इवन इफ कॉजेज हार्म, ये एक सेइंग है, मतलब आप मुझे सच बताओ, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब मैं एथिकली सही होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आता है बुरा आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो डियोंटोलॉजिकल बेसिकली फोकस करता है प्रोसेस पे, ना कि आउटकम पे, और जो प्रोसेस होना चाहिए वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए। यूटिलिटेरियन में क्या होता है, तो इसको ऐसे समझो कि जो एक्शन है ना वो उसके रिजल्ट और जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं उससे देखा जाता है। कि ऐसे समझो कि रॉबिनहुड का एग्जांपल याद है आपको, रॉबिनहुड वो क्या करता था, जो रिच लोग हैं उससे पैसे लेके किसको, पुअर लोगों को दे देता था। तो अब एक्शन क्या है, एक्शन इसका क्या है कि ग्रेटर गुड करना चाहता है पुअर लोगों का, बट उसका तरीका तो गलत है। तो यूटिलिटेरियन वही होते हैं, वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट देखते हैं, किसके आधार पे, आपके एक्शन के आधार पे। जजेस एन एक्शन बाय इट्स रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, अगर पुअर लोगों को हेल्प अच्छी करी है तो वो अच्छा है, ठीक है, भले ही वो गलत तरीके से लेके आए बट वो सही है। तो बेस्ट एक्शन इज वन दैट ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। तो उसका मतलब यही हो गया कि कितने ज़्यादा लोगों के लिए हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, ठीक है। तो वो किसने बोला, यूटिलिटेरियन अप्रोच में ये था बेसिकली, किसने दिया था, हाँ ये जेनरी बेथम ने दिया था, ठीक है, और उनके साथ स्टुअर्ट मिल भी थे, ठीक है। फिर आता है एथिकल सेप्टिसिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो क्वेश्चंस है ना आप ऑब्जेक्टिवली मोरल और एग्जिस्ट करते हो रियली वे में। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ सही हो सकती है और कहीं पे कुछ चीज़ गलत हो सकती है। कि एक कल्चर है, वहाँ पे कल्चर या सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ चीज़ सही हो सकती है बट वही चीज़ किसी और कल्चर में गलत भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ आप उसको ऐसे समझो कि अगर मेरी कोई मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब वो जो मोरल वैल्यूज़ हैं एक सोसाइटी में मेरी वो मोरल वैल्यूज़ सही भी हो सकती हैं, और अगर मैं वही दूसरे कल्चर में जाऊँ मेरी मोरल वैल्यूज़ हो सकता है वो गलत हो। तो ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, इसी कहते हैं एथिकल सेप्टिसिज्म, व्यू एथिक्स एज अ रिलेटिव टू कल्चर एंड टाइम, उस तरीके से देखना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो बेसिकली एथिकल अप्रोच में आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि एक तो रिसर्च आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लेगरिज्म होना चाहिए, ना फैब्रिकेटेड होना चाहिए, कोई फॉल्सिफिकेशन होना चाहिए, ना कोई रिडंडेंट पब्लिकेशन होना चाहिए, और एथिकल अप्रोच प्रॉपरली अपनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, तीनों एथिकल अप्रोचेस, ठीक है। अब वो हैं डियोंटोलॉजिकल, यूटिलिटेरियन एंड एथिकल सेप्टिसिज्म, मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया। अब ये कुछ पीवाईक्यूज हैं जो आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर वन वाइज मैंने करके दे रखे हैं, कुछ 10-12 हैं, ठीक है, अलग अलग चैप्टर से हैं, हम जो हमने जो तीनों चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें से हैं, आप इसको देख लेना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं आगे धीरे धीरे जल्दी से ये कंप्लीट भी करा दूंगा सारे लेक्चर्स आपके, सो डोंट वरी, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।